बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सनोगरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्क में हालात कैसे ही हों, कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं आपको यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स के मैप पे आपको बहुत कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें दिलचस्पी हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो मैं कुरम में बात करती हूँ अपने दोस्तों से, या कभी ऐसे भी पोजीशन पे लोग होते हैं जो कि सरदार पोजीशन पे होते हैं, कभी उनका फोर्सेस से ताल्लुक़ होता है, तो वे बताते हैं कि जनाब बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वो बताते हैं केपी में क्या हो रहा है, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है, हम टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठे हुए और कराची वाले हैं, और कराची वालों को जब ये पता हो कि जनाब दुनिया में क्या हो रहा है तो वो उसकी फ़िक्र नहीं करते। हाँ, कभी एक गुफ्तगू ज़रूर हो सकती है, लेकिन इन द एंड हमें ये फ़िक्र होती है कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो घर वापस सही सलामत पहुँच सकेंगे कि नहीं पहुँच सकेंगे, क्या हम किसी डकैती का शिकार तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारा प्यारा जब घर से निकलेगा तो किसी एक्सीडेंट का शिकार तो नहीं हो जाएगा, क्या वो चीज़ें जो सहूलियात उसको उसके घर वालों ने दी हैं क्या उसको वो अवेल कर सकेगा। यानी कि हमारा पूरी दुनिया से ताल्लुक कटा हुआ है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, या ये कह लें कि जो भी यहाँ पे जितना भी पूरे पाकिस्तान के शहर हैं उसका कोई ना कोई फ़र्द कराची में आके आबाद ज़रूर हुआ है। आप अभी भी कराची वाला अगर बाहर निकल के देख ले तो बहुत से लोग शायद मेरी लफ्ज़ों को पकड़ के एतराज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरा मकसद किसी कोई तज़हीक नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप एक नज़र दौड़ा लें तो आपको पता चलेगा कि मुकामी कितने हैं और गैर मकामी कितने हैं। मैं इसमें ये नहीं कहती कि अंदरूनी सिंध वाले को आप ये ना कहें कि जनाब वो कराची क्यों आ रहा है, उसे भी कराची आने का हक़ है, लेकिन मुल्क के दूसरे सूबों से भी लोग इस शहर में आते हैं और कमाते हैं, लेकिन साथ साथ उनके आने के बाद उनका कोई डाटा मौजूद नहीं है। चोरी डकैती के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि इस वक्त कोई भी शख्स महफूज नहीं रहा। ये कहना कि 100% लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिनके साथ डकैती की वाक़यात हो चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। साथ साथ यहाँ पे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो शायद ये कहना चाहिए कि अपने आप को ही देख के आप गाड़ी चला लें, क्योंकि किसी का भी कोई भरोसा नहीं, कोई भी आके कभी भी आपको मार सकता है। ये वो बातें हैं, ये वो वाक़यात हैं जिस पर नज़र दौड़ाना इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या हम एक रिपोर्ट बनते जा रहे हैं, और रिपोर्ट बनने के साथ साथ जो चोरी डकैती और जराइम की शरह में इजाफा कराची में देखा जा रहा है, क्या पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग वो करता धरता मौजूद हैं जो आपको मुख्तलिफ असेंबलियों में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, क्या उनको इस बात का ख्याल है कि वाकई हमें कराची के इस इशू को पहले रिजॉल्व करना ज़रूरी है, उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को भी देख सकें। बहुत अच्छा किसी ने बात कही थी कि जनाब अगर आप यहाँ पे कराची वालों को सिर्फ तालीम की सहूलत से आरास्ता कर दें और यहाँ पे चोरी डकैती के वाक़यात को आप ख़त्म कर दें तो फिर यही बहुत है। सड़कें भी बन जाएंगी और चीज़ें भी बहुत बेहतर हो जाएंगी, लेकिन शायद ये दो मामलात अगर बेहतर हो जाएं तो चीज़ें मज़ीद बेहतर होते हुए आपको नज़र आएंगी। वो कहते हैं ना जनाब, सिरा कहाँ से मिलेगा, तो सिरा यहाँ से भी मिल सकता है। बात करते हैं आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ज़फ़रुल जमील शेख साहब, आपका ताल्लुक कराची हकूक़ रेस्टोरेशन मूवमेंट से है, आप चेयरमैन हैं सर। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है मुश्ताक बलोच साहब ने, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है सर। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आपकी तरफ आते हैं ज़फ़रुल जमील शेख साहब। कराची के बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है लोग उस पर बात कर रहे हैं। पहले तो ये सवाल यही पैदा होता है कि मैंने ये प्रोग्राम रखा क्यों है, क्यों मैं कराची पर इतनी बात कर रही हूँ, और क्यों ऐसा है कि हम कराची वाले आज भी इस बात को रो रहे हैं कि जनाब चोरी डकैतियाँ हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपने बेहतरीन इंट्रो दिया सना, और हम बल्कि मैं आप भी कितने आज कराची के हवाले से मेरा से कम 8वां 10वां प्रोग्राम है हमारा, लेकिन अगर 10 प्रोग्राम पहले भी अगर हम उसकी वीडियो उठाकर देखें और शरह देखें दूसरे गैलप सर्वेस की, तो इंक्रीज़ ही हुई है। और सिर्फ हम पर नहीं कर रहे, हर चैनल पे प्रोग्राम हो रहे हैं कराची के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। अभी एक सर्वे देख रहा था, सिर्फ जून के महीने में अपना जुलाई के, हाँ जून के महीने में मई के मुकाबले में 17% स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हुए हैं कराची में। 17% अंदाज़ा लगाइए, इट्स अ बिग हाइक फॉर एनी कंट्री। पिछले 6 माह में जनवरी से लेकर 30 जून तक की जो ऑफिशियल फिगर, वो फिगर जिसकी FIR कट गई, जो CPLC ने कवर किए, तकरीबन 150 अफराद हैं जो स्ट्रीट क्राइम में मारे जा चुके हैं, और 400 से ऊपर ज़ख्मी थे जिनका नहीं पता कि मज़ीद बेचारे उसमें से कितने गए। ये वो है। मोबाइल 19,000 ज़्यादा मोबाइल छिने,
और सबसे ज़्यादा मोबाइल छीने गए जून के महीने के अंदर, वही चूँकि रेट ऑफ क्राइम बढ़ गया आपके। गाड़ियाँ, अच्छा गाड़ियों की मेजॉरिटी एसयूवीज़ की है, जो कोई भी एसयूवी इस वक्त मैं नहीं समझता कि नहीं आप ले जाएँ तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से कम की है। ये गाड़ियाँ तकरीबन 977-78 की फिगर थी, लास्ट मंथ में देख रहा था मैं। तीसरे नंबर पे आपका मोबाइल होगा, ये हो गए बाइक्स। ये 3 बिल्कुल हॉट केक्स हैं क्रिमिनल्स के लिए फ्रॉम कराची। कई हज़ार बाइक्स कही हैं, उसकी रफ एस्टिमेशन जो हमने की और उसको हम मंथली डिवाइड करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये तकरीबन 2.6 बिलियन रुपीज़, समझो 2.6 अरब रुपए कराची वाला सिर्फ अपने मोबाइल, अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियों के ज़रिए खो चुका है। रिकवरी का कोई पता नहीं है। मोबाइल तो मैं समझता हूँ हार्डली 1-8% कोई कभी रिकवर होता हो तो होता, सर नहीं मेरे होता। 3 दफ़ा गए, एक भी दफ़ा नहीं नहीं आया। नहीं 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 आज तक कभी हमने नहीं सुना कि मोबाइल और 4-5 लाख के मोबाइल में तो नहीं लगता महंगा मोबाइल, आदत ही नहीं है, लेकिन ये कि रखते हैं बच्चे, हमारे बच्चे रखते हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, ये वो फिगर मैंने लिए हैं जो कि रिपोर्ट होती हैं। जैसे मोबाइल है, सीपीएलसी का अपना कहना है कि ये हार्डली 30%, जो बहुत ही महंगा मोबाइल है, थाने जाता है, वरना चूँकि पुलिस ट्रस्टेबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कहूँगा मैं, सिंध कराची की पुलिस, तो लोग अवॉइड ही कर जाते हैं। गया मोबाइल, अब कौन धक्के खाए, या छोटी मोटी चीज़ चली गई कौन धक्के खाए। तो 30% जो क्राइम की जो है, सिर्फ 25-30%, ये भी पढ़े लिखों का एस्टिमेशन है जो मैंने निकाला, मैंने 25 से 30% रिपोर्ट होते हैं, बाकी 70% क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता। तो जो भी फिगर आपके सामने मैं बता नहीं रहा सर, हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत आराम से ये प्रोग्राम करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसे वाक़या हो तो मेरे भाइयों ने मना किया कि तुम एफआईआर दर्ज ना कराओ। लेकिन वो एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जो मसाइल और जो तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ, तो उसके बाद मुझे लगा कि हम जैसे लोग जो कि सीट पे बैठे हुए हैं और शायद थोड़ा बहुत असर वसूख रखते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये सब कुछ हो सकता है जो नाकाबिले बयां है, तो फिर आम शहरी के साथ क्या होता होगा। आपकी तरफ आते हैं मुश्ताक बलोच साहब, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, बच्चों के अगवा के वाक़यात हो रहे हैं, और ना सिर्फ अगवा के वाक़यात बल्कि जो गैर अखलाक़ी हरकत हैं वो भी हमें नज़र आ रही हैं। यानी कि नफसियाती तौर पर लोग तनज़्ज़ुली का शिकार होते जा रहे हैं। सर, वजूहात पे अगर मैं बात करूं तो आपको क्या वजूहात लगती हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये वाक़यात वाकई में हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह जो है, बड़ी वजह है वो हमारे शहर मैं क्यों कहता हूँ, अक्सर प्रोग्राम मैंने कहा है कि मैं अगर ट्रैवल भी करता हूँ तो अगर जब कराची आता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि मेरा खूबसूरत प्यारा शहर कराची, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये मेरा ये उसमें ट्रैवलिंग में लिख के अपने उसमें डालता हूँ। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है नकल मकानी कराची में, सर आप मान रहे हैं? बिल्कुल है। लेकिन सच को सच मैं नहीं कहूँगा, आप कहेंगे, आप नहीं कहेंगे, ये कहेंगे। अच्छा, दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जिनका मैं तज़किरा नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ वसासी हो जाते हैं। उन ममालिक में एक सूबे का दूसरे सूबे में जाके मकान नहीं ख़रीद सकता, उस सूबे उस मुल्क का मकान नहीं ख़रीद सकता, वहाँ नौकरी नहीं कर सकता, सिर्फ विज़िट पे जा सकता है, वो नहीं ख़रीद सकता। हम ये नहीं कहते कि आप कराची में ना आए, ये नहीं कहते। कराची सबका है, ये कराची मेरा नहीं है, खाली आपका नहीं है, इनका नहीं है। लेकिन कराची में जो आ रहे हैं वो आदाद शुमार जो हैं उसका कोई ना कोई फिगर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो हमारे मोहतरम भाई साहब ने फरमाया कि ये इतने वाक़यात हुए, बिल्कुल मैं इसे एग्री करता हूँ। लेकिन अब एक चीज़ इनसे थोड़ी सी रह गई है कि वो इलाके भी थोड़े से डिफ़ाइन कर दें कि भाई कौन सा इलाका था, कौन से इलाके में ज़्यादा हो रहा है, कौन से इलाके में कम हो रहा है। अच्छा, ये इलाके के भी वो ये चीज़ है। अभी पिछले दिनों की बात है, ये किसी साहब ने उनका मोबाइल छीना गया, तो वो कहा गया कि जी वो कटी पहाड़ी के फलानी जगह पर वहाँ जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाए, आपको मोबाइल वहाँ कहीं ना कहीं से मिल जाए। बहुत आम है ये तो कि गाड़ियों के शीशे अगर आपको अपना ही चाहिए तो आपको एक जगह है वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का शीशा आराम से मिल जाए। अच्छा, अभी इसका सारी चीज़ें जो जिम्मेदारी है, खाली मैं पुलिस को नहीं ठहराऊँगा, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी आती है। अगर कोई मुझे वो बनाता है, बोलते हैं कि जी आप लीडर हैं जी अपनी गली के, तो मैं फिर 2 कुर्सियों के बजाय 4 कुर्सियाँ रख के ऊपर बैठ जाता हूँ कि मैं लीडर बन गया हूँ।
तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आजकल अच्छा, फिर दो चीज़ें और, मैं किसी के सूबे के किसी के उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जो लोग कराची में आ रहे हैं बाहर से भी, ये हम अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, बाहर से जो भी आ रहे हैं, जिसमें हमारे अभी काफ़ी भाई लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आके सर सबको तो निकाल दिया और चुन चुन अफगान के मान निकाला जाइए। है। नहीं, उनके अलावा और भी हैं, उनके अलावा भी हैं। जी जी, उनके अलावा भी हैं। अब वो जो आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर कौन शेल्टर दे रहा है? हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कि वह मेरे पास है, आपके पास है, आपके पास है। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने शहर कराची को देखना चाहिए। आप गैर मुल्कियों की बात कर रहे हैं, गैर मुल्की भी आ रहे हैं। अब मकसद ये है कि जो गैर चाइनीज मुल्की, तो यहाँ पे हुए नहीं हैं नहीं, काफी चाइनीज नहीं, सारे। जो हमारे आके हमें जम हो रहे हैं, जो हमारे में जम हो रहे हैं, यहाँ पर कई इलाके हैं, यहाँ पर कई इलाके हैं जिनका मैं, क्योंकि फिर ये एक सर फिर वो मुल्क तो ना हुआ वो। सियासी बहस बन जाएगी ये मैं कि समझ जी गई सर, आप आपने किस जो है तरफ जिक्र वो कर रहे हैं। फलानी कम्युनिटी के खिलाफ बात की, फलानी कम्युनिटी के खिलाफ बात की। तो मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, फिर उसके बाद कराची मेरा शहर है, कराची मेरा शहर है। इधर का दुख जो चीज़ है वो पहले मुझे, और मैंने कई जगह पर बैठ के फाइट भी की और बैठा भी हूँ कि हमारे को सबसे पहले जो ये नकल मकानी हो रही है, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमें इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन कराची के देखें, कराची के लोग क्या नकल मकानी करके वहाँ जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं? नो, बहुत थोड़ा, 2% मुझे माजरत के साथ मुझे स्क्रीन पे ये बात कहने थे। वो लोग कहते हैं कि जी भुट्टो की पार्टी चेंज हो गई है, लोग बदल गए, लेकिन अगर भुट्टो की पार्टी का चेहरा देखना हो और वाकई पीपल्स पार्टी का चेहरा देखना हो तो मुश्ताक बलूच जैसे लोग मौजूद हैं जो कि हक और सच की बात करते हैं। वो बात नहीं करते कि जिसपे जो ना सिर्फ पार्टी का भला हो, लेकिन उस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं जो कि वाकई भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी थी और जिसपे बाकी एक हक और सच की बात करने का दिल चाहता है और कहा जाता है जनाब ये होती है सच्चाई, और जिस पे कायम रहना ज़रूरी है। आपकी तरफ आते हैं ज़फ़रुल जमील शेख साहब। ज़फ़रुल जमील शेख साहब, आपसे भी वही सवाल है, वजूहात पे मैं जाऊं तो क्या है? एक आपने बात कही थी जो हम कहीं बैठे थे कि आपने कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है मुकामी पुलिस के हवाले से, आपको लगता है कि सिर्फ नफसियाती पहलू हैं जो लोग कर रहे हैं, या दूसरे सिटी से आने वाले रोज़गार की चूँकि कमी है तो वो फिर इस काम पे लगते हैं, या हमारे अपने कराची वाले कर रहे हैं? या आप समझते हैं कि अगर पुलिस जो है वो ठीक तरह से काम करने लग जाए तो ये मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, अब बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। पहले तो बलोच साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बीइंग अ कराचाइट। उन्होंने बहुत सच्ची बात की, आपने सही कहा कि पीस पार्टी में ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हों जो कि हक़ को आंख चुरा के अपनी बात कर रहे हैं। बड़ी हकीकताना बात की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इनकी आपकी बात को। देखिए, मसाइल इसमें कोई शक नहीं, कराची का क्राइम रेट में शुरू पैदा कराची में नहीं हुआ, इंटीरियर से नहीं हुआ, पला बड़ा कराची में। क्राइम रेट बढ़ा ही है यहाँ पे जब से दूसरे सूबों का इन्फ्लक्स यहाँ शुरू हुआ। पहले भी थे दूसरे सूबे वाले, लेकिन एक अपना जॉब के लिए आता था, कोई अपना सरकारी नौकरी के लिए आता था, लेकिन ऐसा अज़धाम नहीं आता था। अच्छा, लेकिन वो बात है कि बॉर्डर तो हम क्लोज नहीं कर सकते पूरे मुल्क के लिए। ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी दुनिया में अर्बनाइजेशन होता है। अब न्यूयॉर्क बात का बंदा बैठा हुआ है, $117 बिलियन के साल का बजट है ज़ोरान ममदानी के पास, $117 बिलियन, जिसमें मेरे ख्याल से 7.6 या अराउंड 9% इज़ द बजट फॉर द लॉ एंड ऑर्डर। अब कैलकुलेट की 9% $17 बिलियन के कितने हो गए। तो आपके यहाँ एक तो आपको हमें इखलाकन रोकना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि सबकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, जो आ रहा है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। सर यही तो क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन होनी चाहिए ना, हम नहीं रोक रहे हैं, कोई ना रोके उसको। प्लस उस लिहाज से आप अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेज हैं उनको उसी हिसाब से बढ़ाएं। वो फोर्सेज तो बढ़ी हुई, लेकिन मसला दूसरा क्या है, जब से अवामी अदवार शोर तो शुरू हुए हैं, अगर मुझे पास नहीं बोल रहा हूँ कितनी पुलिस है, तो उसकी तो 40% तो आपकी खाली प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ में लगी हुई है। बड़े साहब के घर बंगले ले लिया उन्होंने, मिनिस्टर बन के या हुक्मरान पार्टी के मेंबर भी हैं, तो अब एक पूरी मोबाइल और 10 बंदे उनके बंगले पे खड़े हुए हैं, बाकी वहाँ फिर रही है वो।
तो उसी अर्बनाइजेशन सब जगह होता है, उसी के हिसाब से आपको अपनी यूटिलिटीज़, अपने लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस, अपनी ट्रेन इदारे वो सब बढ़ाने पड़ते हैं। वो आपने कुछ नहीं बढ़ाया, लोग चले आ रहे, और नो डाउट दुनिया में कम से कम 28 मुल्कों के नाम तो मैं आपको गिना सकता हूँ कि जिनकी आबादी कराची की आबादी से कम है पूरे मुल्क है। ये चीज़ और ये हुआ, और नॉन लोकल पुलिस आई। अच्छा, वही जो बार बार कहता हूँ कि अगर आपके इस इलाके के थानेदार जो है, कोई भी अगर इसी इलाके का रहने वाला होगा तो दिन में कोई भी गलत काम करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे जफर साहब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, बलूच साहब जानते हैं, सामने रहते हैं, उनके कान में बात जाएगी गलत काम, ये रिश्वत लेके निकल रहा हूँ, मैं किसको मुँह दिखाऊँगा, किसको कि इतनी अखलाकियात हमारे यहाँ नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो सोचेगा वो कि इस इलाके में। तो थोड़ा फ़र्क उससे पड़ेगा। आपको प्रॉपर ट्रेन ऑफिसर्स चाहिए, इनकी अखलाकी तरबियत चाहिए एकेडमीज़ के अंदर। पहली तरबियत तो मैं कहूँगा वी आर रिक्वायर्ड पूरे मुल्क के लिए अ बिग सोशल रिफॉर्म, और बिग सोशल रिफॉर्म पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि घर से शुरू होती है। घर से बच्चों को सही तरबियत दीजिए, अच्छाई बुराई सिखाइए उसको, वो बाहर आए, उसके हिसाब से उसको तालीम मिले, उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो अब ये सब लॉन्ग इश्यूज हैं और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। शॉर्ट टर्म कराची के अगर मैं इसमें फोकस करूँ, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी पुलिस को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी पुलिस जो है वो पहला एक है, जो पहला स्टेप है, बिल्कुल पहला वो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। मैं सच हूँ, एक्सक्यूज मी, ठीक है। ऐसा बहुत दफ़ा हमने देखा है कि चीज़ें बल्कि बिल्कुल लोग ये सवाल करते हैं, जनाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जो कैमरेज लगाने की बात की थी वो आपने देखा कि अभी चालान के लिए इस्तेमाल भी हो रहे हैं, लेकिन उस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे किस हद तक काम कर रहे हैं ये तो फ़ौरन से पता चल जाता है जनाब कि साथ वाले बैठे हुए शख्स ने सीट बेल्ट पहना है या नहीं पहना है, और बहुत बारीकी से लोग ये भी जान जाते हैं कि जनाब अब तो मीम्स बन रही हैं कि कौन गैर अखलाकी हरकत कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है। फिर हम चोर डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ सकते जबकि उनके चेहरे बहुत ज़्यादा वाजे होते हैं। और नादरा का निज़ाम मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में हमारा पाकिस्तान का निज़ाम अवलीन निज़ाम में से आता है, सिस्टम्स में से आता है कि जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हम चेहरों की शनाख्त नहीं कर पाते। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। लेकिन ये सेफ सिटी की बात ये भी एक अलमिया है शहर का। जिस दिन लगने शुरू हुए थे और लगने तक ये सेफ सिटी बनी थी कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए। अल्टीमेटली सिंध गवर्नमेंट ने ख्याल आया कि ऐसे तो हम पहले पैसे कमा लें, सड़कें आपकी हैं नहीं, गलियाँ आपकी इस काबिल हैं नहीं चलने के, आपने उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, मैं उसको मिसयूज़ कहता हूँ। ये तो लगाए गए थे इसी बुनियाद पर कि कराची को, जैसे पंजाब में सिटीज सेफ सिटीज कैमराज हैं वो मॉनिटर करते हैं क्रिमिनल्स को, उसके लिए इसलिए नहीं मॉनिटर करते कि शरीफ आदमी गाड़ी में भूल गया सीट बेल्ट लगाना तो उसको आप तस्वीर खींच के भिजवा दीजिए 5,000 10,000 का चालान। ये तो थे इसको तो रिटर्न होना चाहिए कि आप पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, सेकंड नंबर पर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही कीजिए, सड़कें सही कीजिए, फिर आप चालान कीजिए। आप 10,000 नहीं, आप 20,000 चालान कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मुश्ताक बलूच साहब आपकी तरफ आते हैं। यहाँ पे सेफ सिटी कैमरास की बात होती है, लेकिन मैं किसी और पहलू से बात करती हूँ। अगर मैं एक नॉर्मल इलाके का जिक्र करूं, जैसे मैं फिरोज़ाबाद के जो इलाके में हूं, वहाँ पे तकरीबन तमाम घरों में एक नहीं 4-4 5 पर कैमरास लगे हुए होते हैं। डकैतियाँ हो रही हैं वहाँ पे, तमाम चीज़ें होती हैं, फुटेज पुलिस को दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो चोर डाकू पकड़ा नहीं जाता। आप क्या समझते हैं कि जो ज़फ़रुल जमील शेख साहब कह रहे हैं कि जनाब सबसे पहले पुलिस में रद्दोबदल करने की ज़रूरत है, उसके निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो क्या ये ठीक है? देखिए, मैं फिर उस तरफ वापस जाऊंगा जो मैंने जुमला कहा था कि नकल मकानी। नकल मकानी आप हर शोबे में लेके जाएं। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। हर शोबे में लेके जाएं नकल मकानी। ये खाली मैं ये नहीं कह रहा कि मजदूर नकल मकानी कर रहा है, हर शोबे में नकल मकानी की जाए। अब मेरा बेटा आपसे बलोच ये MPA का इलेक्शन लड़ रहा था, तो मेरी एक बात थी जो मैं उसमें कॉरन मीटिंग में कहता था, मैंने बोला जी आप उस कैंडिडेट को वोट दें जो आपको जानता हो, जिसको आप जानते हो। इनकी बात को मैं सेकंड करता हूँ, उसको जानते हो। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट आपके सामने आ रहा है आप उसको देखें ये पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये कितना पढ़ा लिखा है। अब मेरा बेटा MBA किया हुआ है उसने उसमें, और माशाल्लाह मेरे 2 बेटे थे, एक शहीद हो गया वो, तो ये बेटा जो है ये MBA किया है। तो मेरा यही था कि भाई जो आपने कल अगर आपके मसाइल हैं तो आप उसके बाद पहुँच तो सकें। अच्छा, अब ये यहाँ ये होता है कि
सपोज मेरी पार्टी है, कोई बात है, मैंने अपना टिकट दे दिया है यानी बलूचिस्तान के किसी इलाके के आदमी को या फरंटी के इलाके को, वो आपके मसाइल हल नहीं कर सकता, वो आपके मसाइल हल नहीं करेगा। तो ये चीज़ अच्छा। फिर दूसरी बात, मैं पुलिस में भी आ रहा हूँ, नकल मकानी हर जगह है, मजीद मैं नहीं कह रहा, इतना मैं ही समझ काफी गई सर आपकी बात तो को। और ये- मेरा ख्याल है कि और भी सवालात इससे जन्म लेते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद तहलका खेज सवालात का सिलसिला शुरू होगा। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं शरफुद्दीन मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप साबिक चीफ CPLC हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी हाँ। सर, ये जो कराची में सिलसिला है, ख़ास तौर पे जो अगर मैं माजी पे नज़र डालूं तो मुझे याद पड़ता है कि सबसे पहले CPLC की तरफ से कैमरा प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के तहत लगाए गए थे। उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया, लेकिन जैसे जैसे सिलसिला भी बढ़ता चला गया और गवर्नमेंट ने उसको अपने तौर पे अपने प्रोग्राम में भी ले लिया, लेकिन उसके बाद हमें चोरी डकैती के वाक़यात भी बढ़ते नजर आए। क्या वजूहात समझते हैं आप, क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, कराची जिस तरह का अब शहर बन चुका है, आबादी मेरे ख्याल में 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। तो अब इसमें ज़ाहिर है, जब तक आप टेक्नोलॉजी की मदद नहीं लेंगे, जब तक आप ये जैसा कैमरा नेटवर्किंग की आप बात कर रही हैं, तो ये एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ था, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें कुछ कैमराज वगैरह मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार कैमरा, या उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते वो कुछ 10,000 कैमराज लग चुके हैं। मगर इसमें मजीद कैमराज लगाने की भी ज़रूरत है। और जो टेक्नोलॉजी के थ्रू दुनिया के जितने बड़े शहर हैं, वो कैमरास के थ्रू ही उनकी मॉनिटरिंग होती है। फिजिकल प्रेजेंस पुलिस की जो है ना, वो कराची जैसे शहर के लिए अगर आप कहें कि हर कोने पे पुलिस वाला खड़ा हुआ हो, तो नामुमकिन है। तो एक तो ये बात हो गई। बाकी दूसरी चीजें जो हैं, जो करने की जरूरत है, उसमें वो कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोजेक्ट जो हैं, जो CPLC का भी कॉन्सेप्ट यही था कि लोगों का एतमाद जो था वो पुलिस में ना होने के बराबर था। थाने पे जाते हुए घबराते थे। अभी भी है सिचुएशन, काफी बेहतर हो गई है, मगर फिर भी है जरूर। तो CPLC का जो रोल था वो यही था कि अवाम का और पुलिस के बीच में एक राब्ते के तौर पर काम करना था, ब्रिज के तौर पर। तो वो CPLC ने किया काम, और अल्हम्दुलिल्लाह CPLC उसमें कामयाब भी हुई। और बड़े सीरियस केसेस लाइक अगवा बराए तावान के केसेस थे उस जमाने में, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 90s में, तो वो तादाद बहुत ज्यादा थे। और एक्सटॉर्शन केसेस, टारगेट किलिंग, ये सारी चीजें हमने 90s में देखा है, अर्ली 90s में जो कराची के जो हालात थे। तो CPLC की बुनियाद भी इसलिए डाली गई थी, सिटीजन पुलिस लियाज़ों कमेटी, ताकि अवाम की मदद करे और अवाम को पुलिस थानों पर जो है पुलिस से जो प्रॉब्लम हो या कोई शिकायत हो, वो हमारे दफ्तर में आके हम उनके मसाइल हल करें। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। आपके 90s वाला जो आपने रोल कहा, और आपने जिस तरह से चीज़ें सेंटर में, मेरा ख्याल आपने सेंटर में ही, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि स्टार्ट किया था ये सारा काम कराची सेंटर के हदूद में। नहीं, ऐसा नहीं था। ये एक्चुअली फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब हमारे जो गवर्नर थे उस वक्त, जो चीफ जस्टिस रह चुके थे, बेहतरीन शख्स थे। और उनके पास हमारे जो कारोबारी लोग थे, जाहिर है जब कराची के हालात खराब होते हैं, हम कहते हैं बिजनेस हब है, तो यहाँ से लोगों की जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल या लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है, ज़रा लोग डरते हैं अगर हालात खराब हों तो फिर वो कराची में ज़ाहिर है रहना मुश्किल हो गया था। तो वो उस बुनियाद के ऊपर वो उस वक्त के गवर्नर जो थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उनसे उन्होंने शिकायत बताई कि भाई हम क्या करें। तो ये बुनियाद उनकी तरफ से डाली गई थी, वो उनके समझो CPLC की बुनियाद उन्होंने डाली। और उस वक्त के जो कारोबारी शख्सियात थी, उसमें जमील यूसुफ है, नाज़िम हाजी है, और भी कुछ लोग थे, उनको उन्होंने एक रोल मॉडल के तौर पे 4 पुलिस स्टेशन दिए गए थे कि यहाँ से आप स्टार्ट करें। और वहां से हमारी कमिटीज बनी, उसमें मैं भी शामिल था। तो वहां से स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह
वो बढ़ते बढ़ते पूरे कराची में फैल गया, बल्कि पूरे सिंध में फैल गया। अच्छा तो सर, ये जो मैं टेक्निकली आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक होता है कि जी आप दीवार के पार से देख लेते हैं कि मजीद मसाइल आगे 10-15 सालों में कितने होने वाले हैं। उस वक्त यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं ये आपको बहुत पहले से भी अंदाज़ा होगा। मेरा सवाल ये है कि आज एक घर में, पहले तो कैमरास के तस्वुर बड़ा था कि नहीं होता, अब तो हम देखते हैं कि हर घर में एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार कैमरास लगे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि फुटेज अगर मिल भी जाती है, अगर चीज़ें हो भी जाती हैं, क्रिमिनल आपके सामने आ भी जाता है, तो उस तक रीच क्यों नहीं हो पाती, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा सकता? क्या वजूहत लगती हैं आपको? नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है कि जो कैमरास की हम बात करते हैं, तो कैमरास में जो शिनाख्त अगर हो भी जाती है और अगर वो पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रही, काम भी करती है, पकड़े जाते हैं। इसमें बेसिक इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ये है जो केसेस वगैरह जो हैं, FIR जो है वो ना होने के बराबर है। मतलब ये स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं बात करूंगा, तो वहाँ उसमें जो है वो आपकी FIR मैं समझता हूँ बहुत कम FIRs होती हैं, और अगर FIR है भी तो पब्लिक में से लोग जो है वो जाते हुए डरते हैं। बट बिकॉज एक कानून है कि अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा गया तो उसको फिर विटनेस के तौर पर अगर आप जाएंगे, आपके मेरे FIR कटवाई हुई, तो मुझे जाना पड़ेगा विटनेस के तौर पर सामने। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो पकड़ा जाता है और जब कोर्ट में उसको अपेयर किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो जो विटनेस होता है उसको सामने जाना होता है, तो वो डरता है, विटनेस डरता है कि जनाब अगर मैं चला गया और मुझे फिर कोई नुकसान पहुंच गया, मुझे कौन बचाएगा। तो ये एक मल्टीपल चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। ये आप कहें कि वन गो के अंदर चीजें सही हो जाएं, ऐसा नहीं होता। इसमें एक स्टेप अगर गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कैमराज लगना शुरू हो गए हैं, और विटनेस प्रोटेक्शन प्लान भी मैं गवर्नमेंट के साथ भी, मैं एज ए एडवाइजर इनके साथ मैंने काम किया है, तो वो 2-2.5 साल, तो उसमें विटनेस प्रोटेक्शन प्लान भी हमने ये नाफिज करवाया था, जो अभी ग्राउंड पे मौजूद है। उसमें यह है कि अगर कोई विटनेस जाएगा तो उसकी प्रोटेक्शन जो है गवर्नमेंट करेगी। दुनिया भर में ऐसे इस तरह के प्रोग्राम मौजूद हैं, तो ये हमने ये लागू करवाया था। तो अब भी ये कहें कि जी इसमें कितना काम हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत कम काम हुआ है, इसमें मजीद काम करने की जरूरत है। मगर ये चीजें जो हैं ये सही डायरेक्शन में है। मकसद ये है कि चीजें बेहतर होती जा रही हैं। ज़ाहिर है जो पहले जो क्राइम का रेशो था बहुत कम हो गया है, सीरियस क्राइम की बात कर रहा हूँ। बाकी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ज़ाहिर है चीजें हैं, कराची बढ़ता जा रहा है, शहर का फैलाव आप देखें कहाँ से कहाँ चला गया है, हाईवेज की तरफ आप देखेंगे ये बनती जा रही है सोसाइटीज, तो ज़ाहिर है क्राइम जो है वो तो हर इलाके में होता तो है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर है एक हिकमत अमली जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से वो बनी हुई भी है, मगर इसमें रिसोर्सेज की भी जरूरत है। मगर फिर मैं वही बुनियादी बात कहूंगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी देखें, जब तक अवाम पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी, दुनिया भर की पुलिस जो है वो कामयाब उस वक्त होती है कि अवाम का एतबार पुलिस के ऊपर और वो उनके साथ मिलकर काम करती है। तो ये जो है ये कम्युनिटी पुलिसिंग जो है इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ हमें तवज्जो देने की जरूरत है, और शहर में ये कम्युनिटी पुलिसिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ज़फ़रुल जमील शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने अभी शफुद्दीन मेमन साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे आपके जो कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, आप कितना इसको सेकंड करते हैं या समझते हैं कि और कोई सलूशन होना चाहिए इस बात का? जी अस्सलाम वालेकुम शरफुद्दीन मेमन साहब, ज़फ़रुल जमील शेख, अगर आपको मेरा नाम याद आ जाए। नहीं बिल्कुल याद है। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत सर, आई डू हाईली अप्रिशिएट, बल्कि आज प्रोग्राम में कोई मसरूफियत थी, आपका नाम सुना मैं ख़ास तौर पर आया हूँ। भाई शरफुद्दीन मेमन साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये है, जब उन्होंने जिक्र किया अगवा बराए तावान के, जब ये CPLC बनी है 1990 में, तो उन्होंने बड़े बड़े ज़माने में कराची, विद इन कराची बड़े अगवा बराए तावान हो रहे थे। इनके वो सिस्टम निकाला था, वही कम्युनिटी पुलिस का सिस्टम था, वो आपके जस्टिस ऑफ पीस बनाए थे, सब वही बिजनेसमैन तबके से लेते थे। मेरे अपने दोस्त हैं जो जगह जगह उन्होंने मालूमात लेके घात लगा के गाड़ियों में 24-24 घंटे खड़े हुए कि यहाँ से वो गुजरेगा क्रिमिनल, और पकड़े बड़ी स्टार्ट में। और ज़ाहिर फखरुद्दीन जी, इब्राहिम प्लस नाजिम हाजी, ये सब जैसे सिविल एक्टिविस्ट थे इसके अंदर, जमील यूसुफ साहब, फिर अहमद चुनाय आए, हमारे शरफुद्दीन मेमन साहब आए। मैं समझता हूँ इन लोगों के जाने के बाद CPLC ऑल्सो बिकम अ ज़ेली इदारा ऑफ सिंध गवर्नमेंट।
अब सीपीएलसी का जो काम है, जो मैं देख रहा हूँ, सिर्फ डाटा कलेक्शन है, उसके अलावा उनका कोई इफेक्टिव काम नहीं है। अगर आप मिलना चाहें उनके चेयरमैन से तो आपको वहाँ पे नाम लिखवाती रही, चेयरमैन साहब ही बिल नहीं होते। जो ये लोग काम कर गए, बल्कि शरफुद्दीन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप शायद मुल्क से बाहर थे, आ गए, तो एक तो आपसे मुलाकात करूँगा मैं। आप जैसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, तभी ये इदारे चलेंगे। ये भी एक अलमी है कि हमारे यहाँ जो सही लोग हैं, काम करने वाले, आते नहीं हैं। इन्होंने इतना, मैं अगवा हो गया था और मेरा बेटा 2010 में, तो इन्होंने इतनी मॉरल सपोर्ट एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट, हालांकि वो बलूचिस्तान में था, इनका जुरिसडिक्शन नहीं थी, लेकिन ताल्लुकात मुलाकात हुई थी, इस तरह उन्होंने गाइड किया है ना, उनकी गाइडेंस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस वी केम आउट। पता नहीं कहाँ अफगानिस्तान में कहीं लेके चले गए थे, उठा के हमें। तो ऐसे टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो इधर उधर चले जाते हैं क्योंकि इनकी कदर नहीं होती। और तो लेकिन मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि सर आएँ, हम भी आखिर बैठे हैं ऐसी यहाँ पर ना चाहते हुए भी, अपना मुल्क के बहरहाल वो काम करना। एक तो ये हो गया, वो आपने सही कहा, कम्युनिटी सवाल था आपका, कम्युनिटी बिल्कुल, ये सीपीएलसी बनी ही इस बुनियाद पर थी कि कम्युनिटी पुलिस होगी। बीच में कुछ इकदाम भी किए गए उसके अंदर, लेकिन चूंकि उस पर ज़रूरत पड़ रही थी डायरेक्ट अपने रेगुलर जो आपकी पुलिस थी, उसकी वजह से इसको आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन करना। जो आपके 4-5 नाम लिए, वो बिल्कुल समझिए कि बोलचाल करने वाले लोग थे, एक्टिव लोग थे, वो तो जेल गए। अब उसके बाद जो बिजनेस कम्युनिटीज़ बेचारा चेयरमैन आता गया, तो वो इतनी प्रेशर अफोर्ड नहीं करता गया था। वो सीपीएलसी इस वक्त तो बिल्कुल, सीपीएलसी जस्ट अ डाटा कलेक्शन एजेंसी एंड दैट्स ऑल। जिस पर्पस के लिए बनाई गई, इसलिए सबसे बड़ा पर्पस यही था कि जैसे भी सवाल किया कि लोग जाते नहीं थाने। रपो मेमन साहब ने भी कहा कि आपके एफआईआर कम से कम हो जाए। वही है कि वो थाने के कौन चक्कर लगाता रहे। अच्छा, परेड, शनाख्त परेड होती है, दुनिया का असूल है कि भाई जो विटनेस है उसको डार्क कैमरे में बैठाइए, सामने शीशे की दूसरी तरफ अपने लेकर आई, एक दफ़ा चले जाए करके और शनाख्त करके आ जाए। नहीं है तो बता दें उनको। हमारे यहाँ विटनेस के कोर्ट जाने से पहले अगर हम आप जैसा आदमी चले बर्दाश्त कर जाएगा, थोड़ी डांट डपट कर ली। एक आम आदमी अगर विटनेस बन जाए, इतने चक्कर उसके चाय पीने और मिठाई लेने वो जा चुका होता है थाने पहुंचाने से पहले कि वो गरीब थाने अपने कोर्ट वाले दिन वैसे ही गायब हो जाता है। कोर्ट का माहौल और आयो आपका जो है वो टाइम पे आ जाए, तो वो भी बड़ी बात है। वो भी बड़ी बात है। तो पुलिस में रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे पुलिस में, और लोग काम करते हैं, हमारे अजीज दोस्त थे, बुजुर्ग थे, अपना उनका नाम भूल रहा हूँ, खतीब साहब वाले नाम था, पुलिस एकेडमी को ट्रेन करते हैं, बहुत अच्छा बड़ा कारोबार उनका। वो छोड़ के हफ्ते में 4 रोज जाते थे पुलिस एकेडमी में, जाके वो इखलाकियात सिखाते थे। तो इस टाइप के लोगों को आगे आना पड़ेगा। पुलिस की सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है सबसे पहले, कि उसको पुलिस को पता लगे कि अच्छा बुरा क्या है। हमारी तो पुलिस को नहीं पता कि अच्छा बुरा क्या है, बल्कि ज़्यादा बुराई में रहती है, तो वो माशरों को कहाँ से सुधारेगी। बाहर चले आइए, वहाँ पुलिस स्टेशन नहीं कहलाते, वो करेक्शन सेंटर्स कहलाते हैं। जेलों में बाहर लिखा होता है करेक्शन सेंटर, और इंसान की इस्लाह होती है, इस्लाह होकर बाहर आता है। हमारे से एक छोटा सा चोरी का मुलजिम नौजवान जेल में चला जाए, जब निकलता है पक्का मुजरिम होकर निकलता है। ये फर्क है। तो सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है हमको हर लेवल पर। मुश्ताक बलूच साहब, ये जो आपने बात की जनाब नकल मकानी के हवाले से, कोई एक सोल्यूशन जो आप समझते हैं कि जी हम डाटा इस तरह से इसको अलग कर सकते हैं कि हमें पता चले जनाब कराची वाला कौन है, या जनाब अंदरूनी सिंध से कौन आया है, या दूसरे सूबों से हमारे पास कौन आ रहा है? तो इसका कोई सिस्टम आपके जहन में है कि कोई निज़ाम हो? देखिए, मैं फिर उसी तरफ ये कहना चाहूँगा, नकल मकानी, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि नकल मकानी खाली आप उसमें न ले जाएं। अच्छा, ये मेमन साहब का मैंने नाम सुना था, मेरा खैर ताल्लुक़ नहीं था, मेरा तो आना जाना पहले बाहर था, काफ़ी आना जाना, 15 दिन इधर 15 दिन उधर। सीपीएलसी ने बहुत अच्छे काम किए और वाकई काम किए, लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ ये है कि हर काम सरमायादार नहीं कर सकता। अब अगर आप एक कमेटी बना रहे हैं, उसके अंदर आपने चुन के जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, आपने उनको शामिल कर लिया है। सर तो इसके पीछे एक लॉजिक थी, नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो वो नहीं कर सकते, सारे पैसे दे रहे थे और उन्होंने एक पूल बना लिया था। उसकी कमेटी बना दें, उसकी कमेटी बना दें कि जो सपोर्ट कर रही है। काम करने वाले वो घोड़े होते हैं जो मैदान में होते हैं,
जो मैदान, जैसे आप काम कर रहे हैं, कराची हकूक़ की बात कर रहे हैं, मिसाल की बात कर रहा हूँ मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं गलत हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मेरी राय यह है कि सबसे पहले जो मुकामी लोग हैं, मुकामी हमारे भाई बहनें जो हैं, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, जिससे 50% ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल मेरी वाली बात बोल रहे हैं आप। 50% ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मेरा बहुत इख्तिलाफ भी रहता है दोस्तों के साथ, आगे पीछे कहते हैं कि मेरा ये है कि भाई मुकामी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे देखें, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ज़बान से कुछ अल्फाज निकल जाते हैं, उसको पकड़ा ना जाए कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन ये कि मुझे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप पिंडी के अंदर उधर ये तफरी मकामात पे वहाँ एक प्लाट ले लें और उसको किराए पे दे दें। मैंने कहा जी मुझे अगर आप नूरी आबाद में कहेंगे तो भी मैं नहीं लूँगा, मुझे जो करना है वो कराची में करना है, क्योंकि मेरी दौड़ इधर तक ही है, मैं वहाँ नहीं कर सकता। तो अब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ पर जो हमारा जो भी इदारा है, जो भी है, सबसे पहले तो ये वफाकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट भी, जिसके अंदर सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेमन साहब, मैं अपना तारुफ करा दूँ, मुश्ताक बलोच मेरा नाम है, मेरा तारुफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा कुछ बोलने का। जी सर, मैं आती हूँ आपकी तरफ। 70 में मैं यंग बलोच स्टूडेंट फेडरेशन, जिसमें मुमताज़ भुट्टो साहब थे, उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था यंग बलोच स्टूडेंट फेडरेशन। सर मसला ये है कि जो बातें आप कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, शफुद्दीन मेमन साहब बाद में आए, कि पीपल्स पार्टी वालों की बात मुझे वैसे भी अच्छी लगती है, अख्तलाफात कम करते हैं, बात सुन लेते हैं, लेकिन जो जिस तरह से मुश्ताक बलोच साहब बात करते हैं, ऐसे मैंने कम लोगों को देखा है। सर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, क्योंकि शरफुद्दीन मेमन साहब जो हैं वो रिमोट पे हैं, तो पहले उनसे बात कर ली जाए। सर यहाँ पे एक चीज़, इतनी आपने सोल्यूशंस दिए हैं, आपने बहुत अच्छा, कराची में आप इदारों के साथ भी काम करते रहें, लेकिन मुझे एक आपसे कोई हल भी मैं जानना चाहूँगी कि बात की जाती है जनाब मकामी और गैर मकामी की, क्या कोई ऐसा सिस्टम वजूद में आ सकता है कि जिससे ये पता हो कि जनाब मकामी कौन है और गैर मकामी कौन है? देखिए, ये आपने जो बात कही है ना, मैं पूरी तरह से इससे इत्तेफाक तो नहीं करता हूँ। मुकामी तो अब कराची में तो एक मिनी पाकिस्तान की तरह है, एक पाकिस्तान है, बिल्कुल जिस तरह डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ हर कम्युनिटी, हर तबके का जो लोग हैं वो रहते हैं इधर। तो एक तो ये बात जो आपने कही ना, मुकामी या गैर मुकामी, तो यहाँ तो जो आके बसता है आके, तो वो मुकामी ही बन जाता है। हम उसको कराचाइट कहते हैं, अगर आप एक जगह हम यूज करते हैं कि आप कहाँ से, हम कराची से। तो बात ये है कि ये जो इश्यूज हमारे, मसला ये है कि फिर उन्हें, अच्छा सुन लें मेरी बात। जी सर। तो कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो कराची में मल्टीपल इश्यूज हैं, और उसमें जो हमने एक प्लान किया, देखिए आप सोल्यूशन की तरफ जब आप जाते हैं ना, कि जी अब सबका जो मैं बैठा हूं या दो हज़रात बैठे, हमारे इश्यूज जो है दूसरे, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि कराची के जो इश्यूज वो यही हैं, मतलब सिक्योरिटी। आप अगर सिक्योरिटी अगर शहर को दे दें पूरा, तो यहाँ हर कोई जो है वो पनपता भी है, और काम करने के लिए वो कारोबारी आदमी हो या मजदूर तबका हो या कोई भी हो। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर अगर आप सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को कवर कर लें, तो बहुत सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। जो मुकामी और गैर मुकामी की बात की, मैं तो उसको इस तरह नहीं डिस्क्राइब करता हूँ, पता होना चाहिए आपको। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको पता होना चाहिए कि इस इलाके के अंदर या इस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कौन कौन रह रहा है, ये इसका क्या सोल्यूशन क्या होगा। एक तो सर मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं एक जुमला कहना चाहती हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने अभी प्रोग्राम, जब आप हमारे प्रोग्राम में आपने कहा 3 करोड़ से तजावुज कर गई है, कुछ सूरतों में लोग कहते हैं 4 करोड़ भी है। तो जब सेंसस में ही नहीं पता चल रहा कि कराची में लोग कितने हैं, तो हम वसाइल को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। अब ये तो मैं तो उस पर डिबेट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज अगर सेंसस की बात करेंगे तो वो तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 2 करोड़ की उन्होंने आबादी बताई है, 1 करोड़ 60 लाख जैसा, और है वो 3 प्लस है। तो इसमें जितने लोग आके रहते हैं, और इसमें एक मेजर इशू ये होता है कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो शहर में अगर रहता है, उसकी शिनाख्त होनी चाहिए। तो वो शिनाख्त कैसे होगी, ये एक प्लान जो हमने दिया था, जो कि अगेन मैं दोबारा कहूंगा, मैं अपनी वैसे कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कि जितने आपके मकानात किराए के ऊपर हैं,
वो अगर किराए पे को रहने आएगा तो वो थाने पे उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमें पता चलेगा कि ये किस किस इलाकों में कौन कौन लोग रह रहे हैं। हम मुकामी गैर मुकामी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये शख्स जो रह रहा है इसका बायोडाटा हमें पता होना चाहिए, कहाँ से उठ के आया है और कहाँ किस इलाके का है, उसकी शनाख्त होनी चाहिए। तो जब ये शनाख्त होनी शुरू हो जाती है तो उसमें फायदा एक ये होता है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट जो आके वो इन इलाकों में बसता है, खास तौर पे हमारी कराची को आप देखेंगे तो अतराफ में सारे कच्ची आबादियां हैं और इन कच्ची आबादी तकरीबन मतलब लो लाइंग एरियाज हैं, कच्ची आबादियां, यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना इनकी जो आगे रहते हैं तो इसमें क्रिमिनल एलिमेंट भी घुस जाता है, वो भी रहता है आगे, उसमें आपका क्राइम भी हो रहा होता है, उसमें आपके बड़े क्राइम भी हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि टेररिज्म के अंदर भी हमने देखा है कि टेररिस्ट वगैरह जो है वो भी इन इलाकों में आके बस जाते हैं और वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये एक प्लान के साथ होनी चाहिए और उसमें उनकी शिनाख्त होनी चाहिए। तो ये हमने किया था, मगर फिर दोबारा ये मसला है, जिस तरह थाने लेवल पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी है तो आप अगर जो किराएदार जाएगा वो 500 रुपए देगा, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो कोई उसकी शिनाख्त नहीं होगी प्रॉपर तरीके से। तो कानून या पॉलिसीज तो अपनी ग्राउंड पे मौजूद है मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये एक चीज है बुनियादी बात जो होनी चाहिए, जिससे काफी सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी ज़ाहिर है हम जो एक और बात जो हमारे मैं सॉरी मैं नाम मैंने कैच नहीं किया कि मुश्ताक बलोच साहब, हाँ मुश्ताक बलोच साहब ये बात कर रहे थे कि जनाब इसमें कारोबारी लोग और सिर्फ वो, अगर तो ऐसा नहीं था सीपीएलसी में, इसमें कारोबारी लोगों ने बुनियाद डाली थी और फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब की का ये ब्रेन चाइल्ड था, मगर आपको पैसों की जरूरत थी। गवर्नमेंट के पास मसला ये है कि बहुत दफा पैसे नहीं होते हैं और वो उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे, तो वो एक इशू था। तो उसमें कारोबारी लोगों ने आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लिया था और सीपीएलसी में जब हमने इनकी जब हमने लोगों को सिलेक्ट करना शुरू किया था तो ये मैं आपको बता दूं, हमने कराची में हर मुकामी मतलब पाकिस्तान का यहाँ पर पश्तो भी रहते हैं, पश्तो स्पीकिंग लोग भी रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग के लोगों की तादाद ज्यादा है मगर सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सारे लोग रहते हैं। तो हमने कोशिश ये की थी कि हर तबके का कारोबारी और वैसे भी हर तबके से लोगों को लिया जाए। और हमारे सीपीएलसी में मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ और मैं जमील यूसुफ साहब के जमाने की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त हमने चूज किया था, लोगों को सिलेक्ट किया था जो हर कम्युनिटी से लोग जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और तबके वाइज भी हमने 2 हजरात हमारे लियारी से लोग थे और वो कोई बहुत बड़े कारोबारी लोग नहीं थे, वो वहां पर एक बैंक में जॉब करते थे, बड़ी जॉब में नहीं, मिडिल लेवल पर जॉब करते थे। उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा साथ दिया था, उनसे हमें बहुत फायदा हुआ था, उस इलाके को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। ये मिसाल दे रहा हूं आपको मैं। इसी तरह हमारे आपके कराची के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से या हर तरफ से कोई कारोबारी था, कोई दुकानदार था, कोई नौकरी पेशा था, हमने कोशिश ये पूरी की थी कि हर कम्युनिटी से लोगों को सिलेक्ट किया जाए। तो ये हमारी थॉट प्रोसेस है और यही तभी सीपीएलसी की इतनी बड़ी कामयाबी थी कि हमारे ऊपर आज तक जो आप लोग कंप्लेन जरूर कर रहे हैं, नो डाउट कि सीपीएलसी वो लेवल नहीं है जो पहले था, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, मगर जिस तरह हमने इसकी बुनियाद डाली थी और जिस तरह हमने काम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज्जत भी दी और कराची के लिए बहुत काम हुआ। मगर इसमें मजीद इसी लेवल के ऊपर काम होना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर वक्त होती है। पुलिस कल्चर की बात हो रही है, डेफिनेटली थाना कल्चर अभी भी चेंज नहीं हुआ, अभी भी तकरीबन बेहतर जरूर हुआ है मगर अभी भी वही हाल है। थाने पे अगर आप जाते हैं तो आम आदमी घबराता है, आम आदमी कहता है मैं थाने जाऊंगा मुझे बिठा लेंगे। तो ये कल्चर जो है ये चेंज भी होना चाहिए और इसमें अगेन जो बुनियादी बात है कि कम्युनिटी को अगर साथ लेके चलेंगे तो वो थाने पर ये जो चीजें होती हैं ये इसमें रुकावट आएगी। और जब आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, थाने लेवल पर कम्युनिटी पुलिसिंग करेंगे, तो ज़ाहिर पुलिस के साथ जब आप मिलकर काम करते हैं तो पुलिस भी वो भी हमारी तरह हमारे भी शहरी है ना, हमारे इलाके के हैं, तो वो अगर आप लेंगे अपने साथ तो वो फिर आपको चीज़ें बेहतर होंगी। आपकी तरफ आते हैं ज़फ़रुल जमील शेख साहब, जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इलाका वाइज भी हमें शायद देखनी पड़ेंगी, क्योंकि
अब हम देखते हैं मलीर साइड में, जिसका हम तस्वर नहीं कर सकते थे कि बहुत ज़्यादा आबादी, अब लगता है कि एक अलग शहर जो है वो मलीर में कायम हो चुका है। या हम दूसरे एरियाज को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कराची के ये फॉर्म पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो उसका नक्शा है अब उस पर भी सवाल उठना चाहिए कि जनाब ये पता हो कि ये आबादी में इतने लोग मौजूद हैं और इस इलाके में इतने लोग मौजूद हैं, तो उस लिहाज से फिर प्लानिंग की जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेमन साहब ने दुरुस्त कहा कि CPLC के ये भी एक एजेंडा था कि इस चीज़ों को भी देखे कि लोगों का इन्फ्लक्स कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, और डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। लेकिन बात वही है कि डॉक्यूमेंट कराने भी, अगर मैंने किसी मासी को रखा है, अगर मैंने उसको भेज दिया कि जाके तुम रजिस्टर कराइए, मैं छोड़ आया, तो इतने चक्कर लगवाएगा थानेदार छोड़ दे, वो तो खैर बेचारा गश पे ही होता है हमेशा, उसके नीचे जो रकारे हैं इतने चक्कर लगवाएंगे और 1000 रुपये से कम पे एक साइन नहीं करेगा वो, और कहेंगे हाँ, SHO साहब घर नहीं है, हाँ जी हाँ। तो ये बड़े मसले हैं, पुलिस को रिफॉर्म की जरूरत। वो भी मुझे याद आ गई फिगर कहीं पड़ा, तकरीबन 26,000 की नफरी है पुलिस की कराची में। अब उसको अगर आप 3 करोड़ पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 9,000 9,500 बंदों के ऊपर एक पुलिस वाला बनता है। बट डजन मीन के 9,500 के 9,500 क्रिमिनल है, लेकिन उसमें से 0.1% तो क्रिमिनल है ना। एक चीज़, नर्सरीज आपके यहाँ क्रिमिनल्स की पल रही हैं। 2010 की 11 में पीपल्स पार्टी ही के ये सारे कारनामे होते हैं कि कहीं पे दूर दराज के इलाकों में कहीं सैलाब आ गया था, पंजाब में अभी घुसा भी नहीं था सिंध में, वो उन्होंने वहाँ से लोगों को ला के माइग्रेट करा के सुपर हाईवे पर ठहरा दिया। एक तरफ अफगान आबादी थी, दूसरी तरफ ये, अब ये स्ट्रांग हुए सारे लोग। ये अभी आप चले आइए सुपर हाईवे दिखली सोराब कोट राइट हैंड पे मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर पे अभी 2010 से वो टेम्परेरी लाए गए थे, यहाँ पे सुपर हाईवे के साथ बैठाए गए थे, जबकि लॉ है NHA का कि हाईवेज के साथ 400 या 350 फीट तक कोई एनक्रोचमेंट की आबादियों में भी कब्जे हो चुके हैं। उनको तो आपने उठा दिए ना, उन्होंने भी कब्जा हो चुका है। उन्होंने भी कोई कम धमाके नहीं किए कराची के अंदर, ये कम क्राइम नहीं किए। एक चीज़ अच्छी की तो अब ये 1 लाख से ऊपर की नफरी है इस वक्त जो ये सुपर हाईवे पे बैठी हुई है। 16 साल का एक बच्चा आके अगर वहाँ पैदा हुआ था उस वक्त 16 साल का है। इनसे पूछा जाए 24 लाख कितने लाख का क्लेम चल रहा था कि हमने घर बना दिए हैं लो कॉस्ट हाउसेज सिंध के अंदर, तो भैया आपने किसके लिए बनाया? इनको ले आके वापस को नहीं बसाया, उसी झुग्गियों में रह रहे हैं, उसी अंदाज से रह रहे हैं और क्रिमिनली बन रहे हैं उनके अंदर से। उनका एक मुखिया है, एक छोटी सी बात है, कोई शख्स घर बनाता है और उस घर बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं, हम जैसे एक आम इंडिविजुअल है उसको पता होता है जी इतने बच्चे हैं, ये बच्चा ये करेगा, ये बच्चा ये करेगा, और 10 से 15 साल की प्लानिंग्स होती हैं। तो क्या कोई भी हमारा हुक्मरान, कोई भी हमारी सोच ऐसी नहीं है कि हम 10 से 15 साल की प्लानिंग कर लें, बहुत आगे ना आ जाए? सर मसला ये है ना कि जितने हुक्मरान आए आपके, पहले इलेक्शन को छोड़ दें आप अपना, क्योंकि ये बड़ी पते की बात है ना कि जनाब आपको रखना ही नहीं, आपको रखना था या नहीं रखना था पहले फैसला कर लेते ना। अब आपको रखना था, हुक्मरान तो आए नहीं बना ना, दी। अवाम में से पढ़े लिखे हुक्मरान तो आए नहीं ना। जितने भी अदवार गुजरे हैं वो तो किसी दिन किसी राइट लेफ्ट हो के हुक्मरान आते हैं, वो अपने मफादात में, जो भी हुक्मरान आता है उसको ही नहीं पता होता कि मैंने किसके पीछे चलना है कि मैं 1 साल खींच जाऊं, 1 साल खींचता आप किसके पीछे चलूँ कि दूसरा साल खींच जाए मेरा, उसी में रहते हैं। आज का आप टीवी देख लीजिए, या तो ईरान की खबरें आपको उस पर मिलेंगी, पाकिस्तान की आपको कोई खबर नहीं मिलेगी, या पेट्रोल बढ़ गया, ये मसाइल हो गए, या बिजली बढ़ गई हो। उसके अलावा कोई लोकल कोई सोशल खबर दिखा दें आप किसी भी चैनल में। पहले तो हम खाली वो PTV को कहते थे कि भाई ये हुकूमतनामा होता है 9 बजे का, अब तो सारे चैनल माशाल्लाह प्राइवेट चैनल है, सबका यही हाल है। एक गिनो चुना उनको फॉर्मेट दे दिया जाता है कि आप लोगों का पैमरा है ना, पैमरा की तरफ से उसी बुनियाद पे आपने कहना है, वरना वो क्या है वो पी का एक्ट आपको लग जाएगा। वो उसने खबर भी नहीं पढ़ सकते हो आप तो, यानी ये अवामी दौर है। तो आप फिर क्यों रोते हैं आप डिक्टेटर के दौर के? एक डिक्टेटर ही ने आपको ओपन किया था सारे मीडिया को, उसका तो आप 10% नहीं है आप इस वक्त। ठीक है, ये मसाइल है। और एक चीज और कर दूं, कराची का मास्टर प्लान हम गुज़श्ता 15 साल से पूछ रहे हैं किधर है। इतना बड़ा सिटी बस गई आपकी, इसका कोई मास्टर प्लान ही नहीं आपका है, तो कहीं छुपा हुआ है। वो निकाल के लाएंगे तो पता चलेगा ना किसने कहाँ कब्जे किए और कहाँ पे क्या है। बहुत जरूरत है मास्टर प्लान की, वो होगा तो इन आबादियों का खत्म होगा या उनकी बेहतरी होगी। क्या कमेंट करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई सोल्यूशन आपके नज़र में, और मैंने कहा 10-15 सालों का सोल्यूशन, तो आपने तो एक स्कूल की सूरत में बच्चों की बेहतरी के लिए एक सोल्यूशन दे दिया,
आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है कराची देखें, के? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो थाना है वो मॉडल थाना बना गया है, जैसे हम मेमन साहब फरमा रहे हैं, तो उनको मैं सेकंड करते हुए कहना चाहूँगा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो थाना है वो एक मॉडल थाना बनाया गया है। ऐसे थाने पूरे शहर में होने चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ें कि जब ये चीज़ें चलेंगी, आदमी थाने में जाएगा और वहाँ उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको वहाँ पर उनकी सुनवाई होगी, उनका सुना जाएगा, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिर दिल से खौफ निकल जाता है, और उसकी फिर जब दिल से खौफ निकल जाता है तो फिर दूसरे लोग भी शामिल होते हैं। फिर मैं थोड़ा सा ये अर्ज़ करूँगा कि मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और मैं किसी पार्टी को मैं गलत नहीं कहता। हर किसी के अपने जहन का वो अलग चीज़ होती है। सब पाकिस्तानी पार्टियाँ हैं, हर कोई अपनी जगह पर बैठ के एक पाकिस्तान की खातिर काम कर रहा होता है। नुक्ता नज़र अलग अलग होता है, नुक्ता नज़र अलग है, लेकिन ये है कि हमारे को जो है सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो मैं सारा जो घूम फिर के जो बात आ रही है कि जो हमारे लोकल लोग हैं उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। नंबर 1, लोकल के अंदर अपग्रेडिंग कर दें, 1 2 3 कर दें, ठीक है। उसके बाद CPLC जो है, ये जैसे आपने फरमाया, अगर इसके अंदर जो बिल्कुल सरमाए की ज़रूरत होती है, हमारे दोस्त साहबाब एक कमेटी बननी चाहिए जो कि इन चीज़ों को लेके चले। लेकिन फिर उसमें जो जैसे आपने फरमाया, इन्होंने मुख्तलिफ जगहों से आदमी लिए थे जो शामिल हुए, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो नज़र नहीं आ रहे थे। चलिए, नजर आ इसको हम प्रोग्राम का हिस्सा रहे, बनाएंगे। मेमन साहब ही नजर आ रहे ठीक थे, है। और अच्छी बात है, लेकिन लोगों को आना चाहिए। अपने घर को बचाने के लिए हर किसी का फर्ज है वो आगे आए। जब घर ही नहीं होगा, छत ही नहीं होगी, तो फिर कहाँ रहेगा आदमी? बिल्कुल ऐसा ही जनाब। बहुत शुक्रिया मुश्ताक बलूच साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। शरफुद्दीन मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़फ़र जमील शेख साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। मसला फ़कत ये है कि अगर हम प्लानिंग, अगर आज भी हम प्रोग्राम करने बैठे हुए हैं और ये तमाम लोग अपनी मसरूफियात के साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, तो इसलिए कि वो आगे के वक्त को देख रहे हैं। हम शायद सलूशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम आगे 10 साल आने वाले चीज़ों को बेहतर कर सकें। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।